हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा चल रहा था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो पिछली कक्षा में हमने अध्याय 1 के बारे में पढ़ा था। अध्याय 1 के बारे में इसमें थी हमारी धारा 1 और 2। वैसे अध्याय 1 हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लिया था क्योंकि महत्वपूर्ण है। और जो पिछली परीक्षा हुई थी हमारी 14 मई 2023 को, उसमें धारा 2 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 1 के बारे में पढ़ा था, धारा 1 और धारा 2। और अब हमारा चल रहा है अध्याय 2। ये है गठन एवं शासन। अध्याय 2 का जो अध्याय 2 का नाम है वो है गठन एवं शासन। इसमें है धारा 3 से लेकर 50 तक। तो पिछली वीडियो में हमने अध्याय 2 की धारा 3 पढ़ ली थी। तो आज हमें शुरू करना है धारा 4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 4। धारा 4 क्या कहती है। धारा 4 की जो हेडलाइन है वो है नगरपालिका बोर्ड को नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों में छूट देने की शक्ति क्या है ये। इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भाई किसी पर दया करना या रहम करना। दया या रहम मतलब ये अधिनियम में नहीं लिखा हुआ, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि धारा 4 में उपबंधों में छूट देने की शक्ति, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है जैसे कि मतलब दया करना, जैसे कि त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं हम क्या, तो सरकार ने हम पर दया की। कैसी दया। भाई जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसमें कुल अध्याय है 17 और जो धाराएं हैं वो है 344। तो राज्य सरकार ने हम पर दया की कि भाई आप नए नए यूआरओ बनोगे तो पूरा अधिनियम एकदम आपके सर पर लोड नहीं देते, आप पर थोड़ी दया करते हैं, रहम करते हैं। आप नए नए हो, उतना नहीं पढ़ पाओगे, उतना नहीं सहन कर पाओगे। तो सरकार ने हम पर दया की, बोले आप सिर्फ 9 अध्याय पढ़ने आपको और 344 में से 295 धाराएं पढ़नी है। क्या 344 295 वो बात धारा 4 में लागू होती है। क्या है धारा 4 देखते हैं। एक मिनट। धारा 4। राज्य सरकार किसी नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया था राज्य सरकार कोई भी कार्य करेगी कैसे करेगी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
लेखबद्ध कारणों से राज्य सरकार किसी नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों में राजपत्र में यहाँ पे थोड़ा ऐड में अधिसूचना और लेखबद्ध कारणों से छूट दे सकती है। क्या है ये? जैसे कि मान लीजिए कि एक नगरपालिका है, यहाँ पे ये पुरानी है और ये एक नगरपालिका ये नहीं है, क्या ये मान लो दोनों नगरपालिका है। या इस नगरपालिका में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं नगरपालिका में जो भी कार्य हो रहा है वो हो रहा है राजस्थान नगरपालिका 2009 के अंतर्गत होता है। मान लीजिए कि इस नगरपालिका में कोई कार्य हो रहा है किसी धारा के अंतर्गत या नगरपालिका किसी उपबंध के अंतर्गत। उपबंध का मतलब यही होता है प्रावधान। प्रावधान को क्या है इसमें? अनुच्छेद, सॉरी धारा। धारा कोई प्रावधान करेगी, इसमें धारा है। मान लो अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी धारा के अंतर्गत इस नगरपालिका में काम हो रहा है और यदि राज्य सरकार को लगे कि भाई इस नगरपालिका में कोई धारा लागू नहीं हो सकती या फिर इस नगरपालिका में कोई या धार्मिक दृष्टि से या कोई क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से, कोई स्थानीय दृष्टि से कोई धारा यहाँ पे लागू नहीं हो सकती, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस नगरपालिका को या किसी नगरपालिका को अधिनियम के उपबंधों में राज्य सरकार बोल सकती है ठीक है भाई इस धारा को आपकी नगरपालिका में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लेखबद्ध कारणों से छूट दे सकती है। या इसको मैं और सरल भाषा में समझाऊं तो आपको तो पता है कि कोई भी कार्य करती है वो राज्य सरकार करती है, कैसे करती है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। तो आप इसको चाहो तो हटा सकते हो, ये तो सब याद रख सकते हो आप। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर कोई भी कार्य करेगी वो कौन करेगी? राज्य सरकार। आप सीधा ऐसे याद कर सकते हो कि भाई राज्य सरकार किसी नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों में छूट दे सकती है क्या? तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई किसी नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों में छूट देने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि धारा 4 के अंतर्गत नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों में छूट देने की शक्ति किसके पास है या कौन छूट दे सकता है? तो उसमें ऑप्शन हो सकता है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन हो सकता है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन हो सकता है कलेक्टर, चौथा ऑप्शन हो सकता है संभागीय आयुक्त, कुछ भी हो सकता है, ये आयुक्त। तो इसमें राज्य सरकार छूट दे सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये है धारा 4, ऐसी कोई बड़ी धारा है नहीं। तो अब हम देखते हैं धारा 5। धारा 5 क्या है? धारा 5 की जो हेडलाइन है वो है नगरपालिका की स्थापना और निगमन। नगरपालिका की स्थापना और निगमन, ये धारा 5 के अंतर्गत। धारा 3 के अंतर्गत हमने पढ़ा था परिसीमन के भी राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका नई नगरपालिका घोषित कर सकती है, 2 नगरपालिका को 1 कर सकती है, 1 को 2 कर सकती है, गाँव को नगरपालिका क्षेत्र घोषित दे सकती है, किसी गाँव को सुविधा से, मतलब कुछ भी नगरपालिका संबंधी कार्य वो होता है धारा 3 के अंतर्गत। नई नगरपालिका बनानी है, 2 को ये करना है, वो करना है, नहीं कर कुछ भी हो वो होता है धारा 3 के अंतर्गत। वह नगरपालिका की स्थापना कि धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार नगरपालिका को तो बना लेगी लेकिन किस क्षेत्र में बना पाएगी? उसका भी तो कोई योग्यता होगी, क्राइटेरिया होगा कि यहाँ पे नगरपालिका होगी वो होगी। तो ये दिया हुआ है धारा 5 के अंतर्गत। लेकिन एक बात याद रखना, पूरे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में सिर्फ नगरपालिका शब्द मेंशन किया गया, मतलब लिखा गया है।
तो इस नगर पालिका का तात्पर्य सिर्फ नगर पालिका ही नहीं है, ये तीनों नगरीय निकायों के लिए उपयुक्त होता है। तीनों नगरीय निकायों निकायों तीनों नगरीय निकायों के लिए ये एक शब्द ही दिया गया है। तीन नगरीय निकाय कौन कौन से? नगर पालिका के लिए, नगर परिषद के लिए, नगर परिषद के लिए और नगर निगम के लिए। नगर निगम, तीनों के लिए सिर्फ नगर पालिका शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो नगर पालिका की स्थापना मतलब आप ये मत सोच लेना सिर्फ नगर पालिका की स्थापना, इसमें तीनों का दिया गया है, वो हम देखते हैं। तो इसमें है सबसे पहले नगर पालिका बोर्ड की स्थापना। नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड की स्थापना। फिर उसके बाद है नगर परिषद की स्थापना। फिर उसके बाद है नगर निगम की स्थापना। नगर निगम, बताओ कहाँ पे इनकी स्थापना होगी? जो नगर पालिका बोर्ड है इसकी स्थापना होगी संक्रमणशील क्षेत्रों में। संक्रमणशील क्षेत्र, एक मिनट बताते हैं आपको। नगर पालिका बोर्ड, इसकी स्थापना होगी संक्रमणशील क्षेत्रों में। संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना होगी। इस संक्रमणशील क्षेत्र क्या है? मतलब ऐसे क्षेत्र जो पूर्णतया न गांव हो और न शहर, उसको बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। जैसे जैसे कि धारा 3 में हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर सकती है। तो राज्य सरकार ने उसको नगर पालिका घोषित क्यों किया? क्योंकि उस गांव की एक तो आबादी ठीक ठाक हो गई है, वहां पर थोड़ी विकास की सुविधाएं हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है और सरकारी और प्रशासनिक सुविधाएं भी वहां पर ठीक ठाक हो गई है। मतलब वो क्षेत्र अब गांव से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। मतलब वो गांव नहीं रहा, शहर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पूर्णतया शहर भी नहीं बना है। मतलब बीच का है वो, न गांव है न शहर है, संक्रमणशील क्षेत्र है वो। क्या मतलब जो ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः न गांव हो न शहर हो, उस क्षेत्रों में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। फिर नगर परिषद, नगर परिषद की स्थापना की जाएगी लघु। लघु का मतलब होता है छोटे, छोटे शहरी क्षेत्रों में, छोटे शहरी क्षेत्रों में। नगर निगम ये की जाएगी वृहद या बड़े शहरी क्षेत्रों में। क्षेत्रों में जो नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी वो की जाएगी संक्रमणशील क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो पूर्णतः न गाँव न शहर हो। नगर परिषद की स्थापना की जाएगी लघु या छोटे शहरी क्षेत्रों में, और नगर निगम की स्थापना की जाएगी वृहद या बड़े शहरी क्षेत्रों में। तो शुरू में जब हमने क्लासेस शुरू की थी तो मैंने कहा था कि जो पिछला हमारा पेपर हुआ था 14 मई 2023 को, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे भाग ब के, वो मैं आपको जैसे जैसे करवाते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो एक क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि धारा 2 में से आया हुआ है, पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था, किस तरह से आया था, उसमें समझाया हुआ भी है। धारा 5 ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो जो पिछला पेपर हुआ था धारा 5 में से आए थे 2 क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में एक आया था और सेकेंड शिफ्ट में दूसरा आया था। मतलब दोनों शिफ्ट में एक एक आए थे सवाल, 2 सवाल आए थे। वो क्या क्या सवाल थे? एक सवाल तो ऐसे था भाई,
एक मिनट में आपको सवाल ही बता देता हूँ। ऐसा था कि अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस क्षेत्र में या किस प्रकार के क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। वहां पर था संक्रमणशील क्षेत्र, बड़े क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र और एक और कुछ ऑप्शन था। तो वहां पर ये छोटे शहरी क्षेत्र ऑप्शन था वहां पे नगर परिषद। और दूसरे में आया था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम की स्थापना की जाएगी। वो था बड़े शहरी क्षेत्र, वहां पे ऑप्शन था। तो क्या पता इस बार चेंज करके बृहद और लघु का ऑप्शन दे दे, या फिर इस बार नगर पालिका बोर्ड का ऑप्शन दे दे कि नगर पालिका बोर्ड की स्थापना किस क्षेत्र में की जाएगी, संक्रमणशील क्षेत्र, या फिर ऐसा उल्टा दे दे संक्रमणशील क्षेत्रों में कौन सी नगरीय निकाय की स्थापना की जाएगी, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई स्थापना की बात कि नगर परिषद पे ही होगा, वो होगा, नगर निगम वहां पे होगा, लेकिन इसकी स्थापना करेगी राज्य सरकार। लेकिन कुछ न कुछ इसके भी तो क्राइटेरिया होगा, इसकी भी तो योग्यता होगी कि भाई कौन से क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी, कौन से क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाएगी, कौन से क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना की जाएगी। तो ऐसे तो भाई किसी भी क्षेत्र में नगर निगम खोला जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में नगर परिषद खोली जा सकती है। तो ऐसा नहीं है। 2022 में सरकार ने एक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा की थी, एक अधिसूचना निकाली थी, उसमें इनके बारे में बताया गया है कि भाई किस क्षेत्र में क्या क्या स्थापित किया जाएगा। तो वो भी आपको बता देते हैं। नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी तो उसके लिए जनसंख्या है 10,000 से 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए इनके बीच में। नगर परिषद के लिए जनसंख्या होनी चाहिए 1 लाख से 5 लाख के बीच में। और नगर निगम के लिए जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से अधिक। 5 लाख प्लस लिख रहा हूँ, प्लस मतलब अधिक। 5 लाख से अधिक मतलब जो 2022 की अधिसूचना थी राज्य सरकार की, उसमें कहा गया था कि वहीं पर नगर पालिका बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 10,000 से 1 लाख के बीच में है। नगर परिषद की स्थापना वहीं पर की जाएगी जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में है। और नगर निगम की स्थापना वहीं पर की जाएगी जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। तो ऐसा थोड़ी है कि जिसकी जनसंख्या एक मतलब 10,000 से 90,000 के बीच में है वहां पर नगर परिषद खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते। तो क्या पता इस बार सवाल दे दे, मिलान वाला ही दे दे कि भाई नगर पालिका बोर्ड की जनसंख्या निम्नलिखित नगर निकाय की जनसंख्या को सही क्रमानुसार बताइए। तो ये है। और आपको पता हो तो धारा 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। छावनी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सेना रहती हो। आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। क्या वो वही अधिनियम के बारे में बात, लेकिन इसमें एक प्रावधान और है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई भी कार्य होगा वो कौन करेगी, राज्य सरकार। ये सरकार कैसे करेगी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी। लेकिन धारा 5 एकमात्र इस अधिनियम का अपवाद है। अपवाद कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इसमें मतलब पूरे अधिनियम में कोई भी काम राज्य सरकार करेगी, लेकिन परंतु राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना नहीं कर सकेगी। नगर पालिका की स्थापना नहीं कर सकेगी
नहीं कर सकेगी, जिसे राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र घोषित करे। मतलब धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार कहीं पर भी नगरपालिका की स्थापना कर सकती है, लेकिन यदि राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर दे। औद्योगिक नगरी का मतलब आपने इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंडस्ट्रियल एरिया। आपने किसी किसी शहर में देखा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया है, किसी न किसी शहर में होता ही है। या रिको का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक तरह का औद्योगिक नगर ही है। तो जिसको राज्यपाल औद्योगिक नगर घोषित कर दे, वहां पर राज्य सरकार नगरपालिका की स्थापना नहीं कर सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, ये इस अधिनियम का एकमात्र अपवाद है जिसमें कार्य सिर्फ राज्यपाल करता है, बाकी सब कार्य नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। एक और बात है इसमें, एक और बात यह है, राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व पर्यटन आदि के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका सीमा से बाहर कर सकती है। जैसे कि मान लो ये हमारा जयपुर है और यहाँ पे सीकर है, इन दोनों की बॉर्डर पर एक धार्मिक स्थल आया हुआ है, खाटू श्याम जी। आप सबने सुना होगा खाटू श्याम जी, वैसे सीकर में आता है खाटू श्याम जी। तो राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन, जो खाटू श्याम जी है उसका सांस्कृतिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है और पर्यटन महत्व भी है। तो ऐसा जरूरी है कि किसी क्षेत्र के लिए तीनों योग्यता अनिवार्यता होना आवश्यक हो, कोई एक अनिवार्यता भी इसमें हो तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। जैसे कि मान लो ये है, सीकर के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा लगे कि भाई इसको नगरपालिका की सीमा से बाहर रखना चाहिए, कि भाई ये सीकर नगरपालिका या जो भी संबंधित नगरपालिका इसके सीमा में लगती है, इसको नगरपालिका सिर्फ इस खाटू श्याम क्षेत्र को नगरपालिका की सीमा से बाहर रखना चाहिए, तो राज्य सरकार इसको बाहर कर सकती है सिर्फ इतने से क्षेत्र को। और उस क्षेत्र में विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी डीए डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर सकती है,
इस क्षेत्र को नगरपालिका की सीमा से बाहर कर दिया और सिर्फ इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार चाहे तो वहां पर विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। एक अलग से डिपार्टमेंट होता है विकास प्राधिकरण, डीए, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सिर्फ इस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है राज्य सरकार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें ध्यान रखने लायक दो बात ही है कि भाई धारा 5 के अंतर्गत नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद की स्थापना किस किस क्षेत्र में होगी वो सब। और पिछली परीक्षा में 2 सवाल आए थे वो मैंने आपको बताया भी। इसमें 2 ध्यान रखने बात है, एक तो वो है कि भाई नगर निगम, नगर परिषद की स्थापना कहाँ पर की जाएगी वो सब, और एक ये है कि भाई राज्यपाल, भाई कौन किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है, औद्योगिक नगरी या क्षेत्र बोल सकते हैं, कौन कर सकता है, राज्यपाल। और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन आदि के महत्व को देखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है, राज्य सरकार। तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो ना कि भाई राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है, जो पूरे दिल्ली का एकमात्र अपवाद है, बाकी सब काम राज्य सरकार करेगी। बस एक औद्योगिक क्षेत्र थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उद्योग से संबंधित सब कार्य कौन देखते हैं, राज्यपाल, थोड़ा ये ध्यान रखना। बस यही है धारा 5। अब हम पढ़ते हैं धारा 6। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 नगर पालिका की संरचना। धारा 6 नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका संरचना धारा 6, राज्य सरकार धारा 3 के अंतर्गत परिसीमन कर देगी, नहीं बना देगी, घटा देगी, वो कर देगी, सब कर देगी, वो सब समझ में आ गया। धारा 5 के अंतर्गत इतनी जनसंख्या चाहिए, वो चाहिए, सब कर देंगी। लेकिन नगर पालिका की स्थापना करने के लिए भी कुछ अनिवार्यताएं, कुछ योग्यताएं होती है। वो क्या है देखते हैं। नगर पालिका की स्थापना करने के लिए नगर पालिका बोर्ड कौन स्थापित कर सकता है, राज्य सरकार। नगर पालिका बोर्ड की स्थापना के लिए उसमें कम से कम 13 वार्ड होने आवश्यक है। 13 वार्ड आवश्यक। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यही से बन सकता है कि भाई धारा 6 के अंतर्गत नगर पालिका बोर्ड की स्थापना के लिए कम से कम कितने वार्डों की संख्या आवश्यकता होती है? 13 वार्ड, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा है नगर पालिका के सभी स्थान, संरचना में यही है, नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाएंगे। हम बोलते नहीं हो रहे हमारा वार्ड 2 लगता है, हमारा वार्ड 3 लगता है, वही नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाएंगे। वार्डों के सभी सदस्य, सदस्य मतलब पार्षद बोल सकते हो आप इसे। वार्डों के सभी सदस्य निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे। हमारे वार्डों के चुनाव होते कि नहीं होते, देखते हैं ना हम। बिठा दो, ठीक है।
अब है इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। तीन प्रकार के सदस्य। तीन प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, पहला निर्वाचित। निर्वाचितों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 13। मैंने अभी बताया था, कम से कम। और उसके बाद होते हैं मनोनीत। मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कितने होने चाहिए? मनोनीत मनोनीत में देखना, नगर पालिका, मनोनीत सदस्यों की संख्या, नगर पालिका, बोर्ड, उसके बाद है नगर परिषद, उसके बाद है नगर निगम। नगर निगम ये देखिएगा थोड़ा। मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नगर पालिका बोर्ड के मामले में होते हैं 6, नगर परिषद के मामले में होते हैं 8 और नगर निगम के मामले में होते हैं 12। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित हो गया, कम से कम 13 होने चाहिए न, किसी भी नगर पालिका के लिए। मनोनीत, नगर पालिका में तो होंगे 6, 13 कम से कम निर्वाचित होना चाहिए, 6 मनोनीत। नगर परिषद के लिए 8 और नगर निगम के लिए 12। और तीसरे होते हैं अन्य सदस्य। अन्य अन्य सदस्य। अब अन्य में कौन कौन आते हैं? अन्य की जगह आप इनको ये भी बोल सकते हो पदेन। पदेन सदस्य ऐसे सदस्य जिनको ना चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होने की आवश्यकता है और ना मनोनीत होने की आवश्यकता है, मतलब वो पदेन ही होते हैं उसमें सदस्य, उनको बस आके कुर्सी पे बैठना है। पदेन सदस्य वो कौन होते हैं? संबंधित नगर पालिका, या फिर संबंधित नगर पालिका में क्यों लिखूं, एमएलए एमपी बोल सकता हूँ इनको, एमएलए एमपी। जो किसी क्षेत्र के एमएलए एमपी है वो उस क्षेत्र के अन्य सदस्य या पदेन सदस्य कहलाते हैं नगर पालिका बोर्ड में या नगर परिषद नगर निगम में। जो एमएलए है, अब इनका प्रतिनिधित्व देखते हैं। भाई इनका प्रतिनिधित्व तो नगर पालिका में होता है, हमें बताया। इनका प्रतिनिधित्व भाई मनोनीत का नगर पालिका बोर्ड के मामले में 6, नगर परिषद के मामले में नगर निगम 12। अब देखते हैं एमएलए और एमपी का। एमएलए का जो प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व, एमएलए का प्रतिनिधित्व होता है नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, परिषद, नगर निगम। ठीक है। और एमपी का प्रतिनिधित्व होता है नगर परिषद, नगर परिषद और नगर निगम। प्रतिनिधित्व अब देखते हैं एमएलए। अब एमएलए जरूरी थोड़ी है कि नगर पालिका क्षेत्र का ही हो सकता है, नगर परिषद क्षेत्र का भी एमएलए हो सकता है। नगर निगम में भी जैसे कि हम देखते हैं, अभी कोई नगर पालिका क्षेत्र है, जैसे हमारी नगर पालिका लगती है 100 सिटी पालिका,
नगर पालिका हमारी लगती है सोजत। क्या? तो सोजत तहसील है हमारी, तहसील या उपखंड, उपखंड। तो इसमें हमारा एमएलए बैठता है। एमएलए तो जरूरी थोड़ी है कि एमएलए तहसील या उपखंड में भी हो। हमारा जिला लगता है पाली, पाली, पाली में भी तो अलग एमएलए है। या हमारा संभाग लगता है, संभाग जोधपुर, वहां पर भी तो अलग एमएलए है, अलग अलग क्षेत्रों में। अशोक जी क्या थे, जादूगर एमएलए तो थे वो। क्या? तो नगर पालिका में भी एमएलए होता है, नगर जिला लेवल पर भी एमएलए होता है, नगर संभाग स्तर पर भी अलग अलग एमएलए होते हैं। तो जो तहसील लेवल का एमएलए है उसका नगर पालिका में प्रतिनिधित्व होगा, और जो जिला स्तर पर जो एमएलए है अलग अलग क्षेत्रों के, उनका नगर परिषद में प्रतिनिधित्व होगा, और संभाग स्तर पर जो अलग अलग एमएलए हैं उनका नगर निगम में, मतलब नगर पालिका का जो सूचित क्षेत्र का कोई एमएलए है तो उसका नगर पालिका में होगा, और जिला स्तर पर कोई एमएलए है तो उसका नगर परिषद में प्रतिनिधित्व होगा, और संभाग स्तर पर कोई एमएलए तो उसका मतलब नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। मतलब एक एमएलए का प्रतिनिधित्व तीनों में होता है। और एमपी का प्रतिनिधित्व, अब ये देखते हैं, एमपी होता है जिला लेवल पे, एमपी का चुनाव जिला स्तर पर भी तो होता है, सांसद का चुनाव, सांसद। या कभी देखा है कि आपके तहसील में, आपके उपखंड में सांसद के चुनाव हो? नहीं होते। सांसद का चुनाव उपखंड या तहसील स्तर पर नहीं होते, वो जिला स्तर पर होते हैं। और संभागीय स्तर पर भी एमएलए, संभागीय स्तर पर भी एमपी का चुनाव होता है। तो एमपी का प्रतिनिधित्व दो जगह होता है, नगर परिषद, नगर निगम, और एमएलए का प्रतिनिधित्व तीन जगह होता है। थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि भाई एमएलए और एमपी का प्रतिनिधित्व या एमपी या सांसद का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस नगर निकाय में नहीं होता है? तो नगर पालिका में एमपी का नहीं होता है, ध्यान रखना। अब यह है जो मनोनीत होते हैं नगर पालिका के मामले में 6, नगर पालिका मामले में 6, नगर परिषद मामले में 8, नगर निगम मामले में 8, नगर निगम मामले में 12। इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब समितियों की जो बैठकें होती है या कुछ भी कार्य होता है नगर पालिका संबंधित, ये बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है इनको, वोट नहीं दे सकते। और जो एमएलए एमपी होते हैं, जहाँ जहाँ इनका प्रतिनिधित्व है, इनको वोट देने का अधिकार है। इनको वोट या मत का अधिकार, मत का अधिकार है इनको, एमएलए एमपी को। और जो निर्वाचित होते हैं वो तो मत दे ही सकते हैं, ये तो सबको पता है। चलो, हमने प्रतिनिधित्व पढ़ लिया, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए वो पढ़ लिया, मनोनीत पढ़ लिया। अब आती है एक भी अलग अलग क्षेत्रों में, मान लो मतलब इनके आरक्षण का भी तो प्रावधान है संविधान के अंतर्गत भी। संविधान में लिखा गया है ना कि भाई आरक्षण, जो पिछड़ी जाति है उनको आरक्षण मिलेगा, शैक्षणिक संस्थाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में, नौकरियों में आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण का प्रावधान क्या कहता है? आरक्षण की बात किसमें कही गई है? धारा 6 के अंतर्गत। आरक्षण का प्रावधान क्या कहता है? SC ST इनको आरक्षण कितना मिलेगा जनसंख्या के अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलता है कम से कम 21%। 21%। और उसके बाद है ओबीसी, अब इसको बीसी बोल सकते हो। वहां पर ओबीसी, बीसी की जगह आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्गों के लिए वहां पर आपको बीसी, बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग देखने को मिलेगा। महिला, महिला
सभी आरक्षित सीटों पर सीटों पर 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी सीटें। मान लो ऐसा हो सकता है धारा 6 के अंतर्गत SC/ST को कितना आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में। BC पिछड़े वर्गों को कितना आरक्षण दिया गया है, कम से कम 21%। और विशेषकर ये पूछा जा सकता है कि भाई जनसंख्या मतलब धारा 6 के अंतर्गत महिलाओं को कितनी सीटों पर या कितना आरक्षण दिया गया है। सभी आरक्षित सीटों पर 50%। जैसे कि मान लो कोई नगर पालिका या नगर परिषद नगर निगम क्षेत्र है, वहां पर मान लो 100 सीटें हैं, 100 पार्षद है, चुनाव हो रहा है। 100 पार्षद में से मान लो 21% वो BC के लिए, 21% मतलब 21 सीट सीधे सीधे हो गई। और सभी आरक्षित सीटों पर 50% महिलाओं की, तो इसका 50% कितना हो गया, लगभग 11 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी इनडायरेक्ट। और SC/ST कैटेगरी को मिलता है जनसंख्या के अनुपात में। जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र में 100 पार्षद है, वहां पर मान लो 50% जनसंख्या SC/ST की है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण इनका आ गया 50%, मतलब 50 सीटें। तो इसमें से भी SC/ST महिलाओं के लिए 50 में से 25 सीटें, आधी 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। मतलब SC/ST सीटों पर भी लगभग आधी महिलाएं बैठेगी। ये इसमें आरक्षण का प्रावधान। और जो भी मैंने आरक्षण का प्रावधान बताया है, ये ध्यान रखना। और ये थोड़ा ध्यान रखना, आरक्षण का यह प्रावधान संविधान में उल्लेखित संविधान के अनुच्छेद 334 में उल्लेखित समय तक ही अस्तित्व में है, तक ही या लागू है, ऐसा लिखा सरल भाषा में। मतलब आरक्षण का जो प्रावधान किया गया संविधान के अनुसार, वो किया गया अनुच्छेद 334 में। 334 में मतलब समय लिखा हुआ था कि ये आरक्षण या तक, जैसे हम बोलते नहीं है कि भाई भीमराव अम्बेडकर साहब ने 10 साल की आरक्षण दिया था, फिर 10 साल और बढ़ाया गया, 10 साल और बढ़ेगा, हाल ही में मोदी जी ने और बढ़ाया है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 334 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो जो समय 334 अनुच्छेद में दिया गया है, वो ये आरक्षण का प्रावधान नगर पालिका अधिनियम में भी जो है वो 334 के अंतर्गत ही है। जिस दिन 334 की समय की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो आरक्षण वहीं पर समाप्त हो जाएगा। नगर निकाय से संबंधित ये जो कैटेगरी में अभी मैंने आरक्षण बताया वो। इसके बाद है धारा 7। बोर तो नहीं हो रहा है, बोर ना हो जाइए। धारा 7 बहुत सरल है। पदावधि और जो पिछला पेपर हुआ था धारा 7 में से क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना आप। धारा 7 में से क्वेश्चन आया हुआ है। पदावधि कितनी होगी इनकी? मान लो चुनाव हो गए, निर्वाचन भी हो गए, प्रथम बैठक
प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक बस धारा 7 इतनी है। और यही परीक्षा में पूछा था कि भाई धारा 7 के अंतर्गत नगर निकाय का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ये ऑप्शन में था 5 वर्ष। मान लो 5 वर्ष, और इसमें एक लाइन और ऐड कर देना, नहीं यदि कोई नगर पालिका विघटित कर दी जाए, भंग, संसद भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई, हमने सुनते वही, विघटित कर दी जाए तो नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। जैसे कि ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई नगर पालिका है, इसके चुनाव हो गए, प्रथम बैठक भी हो गई, कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो पिछली परीक्षा में पूछा था। मान लो इसने अपना कार्यकाल 2 साल निकाल दिया, फिर मान लो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, वो थे या चाहे जो कुछ भी हो, इनको भी बहुमत चाहिए होता है पार्षदों का। मान लो इन्होंने अपना बहुमत खो दिया इस नगर पालिका ने, और राज्य सरकार ने इसको भंग कर दिया। सरकार ने इस नगर पालिका को भंग कर दिया और वापस चुनाव करवाए और नई नगर पालिका गठित की। मतलब वो नहीं है पूरी नई नगर पालिका तोड़ के वापस बनाना, सरकार नहीं बनाई है, नई नगर पालिका गठित की। जो नई नगर पालिका गठित हुई है ना, वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए कार्य करेगी। 2 वर्ष इन्होंने कर लिया है, 3 वर्ष के लिए करेगी। तो 2 और 3 5 वर्ष हो गए, तो 5 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हो गए, तो 3 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होंगे। चुनाव समझ में आया? मतलब यदि कोई नगर पालिका विघटित कर दी जाए तो नई नगर पालिका, अब तो सही है, नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। अब धारा 8 धारा 8 क्या है? नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। धारा 8 नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। ये क्या बला है? नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना। जैसे हम सबने लोकतंत्र की परिभाषा बताई होगी। लोकतंत्र क्या है? जिनके अध्यक्षों को जनता द्वारा चुना जाता हो, वो है लोकतंत्र, और शासन वही करते हैं। अब वही करते हैं जिनको जनता चुनती है। तो नगर पालिका में हम किसको चुनते हैं? अध्यक्ष को चुनते हैं। तो वास्तविक शासन तो उनका ही हुआ। नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना मतलब कि नगर पालिका में नगर पालिका बोर्ड। अब सिर्फ नगर पालिका से सिर्फ ये मत समझ लेना कि सिर्फ नगर पालिका है, इसमें नगर निकाय नगर परिषद दोनों शामिल है। मतलब नगर परिषद नगर निगम दोनों शामिल है।
नगर पालिका बोर्ड तीनों शामिल है। नगर पालिका में नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का शासन उनके अध्यक्षों के माध्यम से संचालित होगा। नगर पालिका में नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का शासन उनके अध्यक्षों के माध्यम से संचालित होगा। नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, इसका मतलब यही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।